तो अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करते हैं, तो ये मेमोरेंडम में भी दिखाना पड़ेगा कि ये कोलकाता ऑफिस में पहले था, वहां से हटाकर हम लोग को दिखाना होगा अब हम लोग का रजिस्टर्ड ऑफिस बैंगलोर में है। तो ये ऑल्ट्रेशन करना होगा मेमोरेंडम में। एंड चेंज कैन बी अफेक्टेड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी विच मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट। हम क्लियरली बोले थे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है और एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है। कंडीशन फॉर अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ कंडीशन रखेगा ना कि आपको ये, तो क्या कंडीशन रहता है? पहला तो किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये हम बोले थे, पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 डेज तक अगर हम लोग को परमिशन नहीं मिला तो और मिलेगा भी नहीं, वो हम लोग का खत्म हो जाएगा। मतलब जो परमिशन मिलना है विद इन 60 डेज हम लोग को मिल जाएगा। बिफोर पासिंग ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे सेटिस्फाई दैट द ऑल्ट्रेशन हैज द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स। वो देखेगा इस क्या ये ऑल्ट्रेशन के लिए क्रेडिटर्स ने, डिबेंचर होल्डर्स ने, और भी जो कंपनी रिलेटेड है, कंसर्न है कंपनी से, उन सारे लोगों ने परमिशन दिया है या नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस शिफ्टिंग से। A sufficient provision has been made by the company either for the due discharge of its debt and obligation or that adequate securities had been provided for such discharge। अगर पहले से कंपनी को भी ध्यान रखना होगा कि अगर देखो अगर कोई क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर रहा तब तो वो लोग ऑब्जेक्शन करेगा ही करेगा कि ये कंपनी चला जाएगा फिर हम लोग कैसे लेंगे बैंगलोर जाके, नहीं इसको शिफ्टिंग मत दो। तो कंपनी को पहले से ही ध्यान रखना होगा, प्रोविजन बना लेना होगा कि हमको सारा डेट चुका देना है। ये गवर्नमेंट को अप्लाई करने के पहले ही कंपनी को सारा डेट चुका देना होगा, या फिर पैसा नहीं है तो सामान दे दो, सिक्योरिटीज दे दो, पर कुछ तो देना होगा। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट फाइल करना होगा। when the registered office is shifted from one state to another state, following documents are required to be filed with ROC। ROC को हम लोग को कुछ डॉक्यूमेंट जमा देना होगा। हम कुछ फाइल्स का नेम बताए थे, अ कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, द ऑर्डर पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दो कागज ROC को भेजना होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो क्या कि हम लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऑर्डर दे दिया है। द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज बीइंग शिफ्टेड, हम जिस जिस जगह पे, जिस स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखते हैं, वहां के ROC में ये डालना पड़ेगा कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वो लोग फिर रजिस्ट्रार मेरे को एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट, कि हम अपना मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकते हैं। मतलब अगर हम कोलकाता के हैं, मतलब वेस्ट बंगाल के हैं, मेरे को कर्नाटका में जाना है, तो हमको कर्नाटका के ROC में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, तो हमको वहां के ROC को एक फ्रेश सर्टिफिकेट, मतलब ये सारा कॉपी भेजना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, कर्नाटका के रजिस्ट्रार को, ROC को, ये स्पेशल रेजोल्यूशन का एक कॉपी और स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर। फिर अगर उस वो सब कंफर्म कर लेगा कि हाँ सब सही है, तो वो मतलब कर्नाटका का ROC मेरे को एक फ्रेश सर्टिफिकेट देगा कि हम अपना मेमोरेंडम को ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब मेरे को शिफ्टिंग अलाउड हो गया है। अब क्वेश्चन 4, स्टेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। अगर नेम क्लॉज में हमको चेंज करना चाहते हैं तो क्या रूल है? सेम चीज है, द नेम ऑफ द कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग। मेरे को दो चीज पास करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का मेरे को अप्रूवल चाहिए होगा, राइटिंग में लिखा हुआ। Approval of the central government is not necessary if the change relates to the addition or deletion of the word private to the name of the company consequent to the conversion of private company into public company and vice versa। कब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल का जरूरत नहीं पड़ता है? जब हम ये प्राइवेट वर्ड को हटाते हैं या जोड़ते हैं। जैसे सोचो, पहले से मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, अब हम पब्लिक लिमिटेड में जाना चाहते हैं, तो हमको प्राइवेट वर्ड हटाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड में सिर्फ लिमिटेड कंपनी लिखा रहता है, प्राइवेट वर्ड नहीं। तो ये प्राइवेट हटाने के लिए हमको नहीं पूछना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो हम हटा सकते हैं। अगर पहले से मेरा पब्लिक लिमिटेड कंपनी था, या मेरा कोई कंपनी था ही नहीं, बिजनेसमैन थे हम,
अब हमको प्राइवेट लिमिटेड बनाना है तो हमको प्राइवेट वर्ड जोड़ना होगा। तो ये करने के लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूरत नहीं है, एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट, ये इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन का जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू नेम, सोचो पहले जैसे आजकल जैसे ग्रोफर्स था, ग्रोफर्स का नाम अब हो गया है ब्लिंकिट, तो ये तो न्यू नाम अपना रजिस्टर किया, सेम कंपनी अपना न्यू नाम रखा है, तो ये भी तो ब्लिंकिट भी उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो when any change in the name of a company is made, the registrar shall enter the new name in the register of companies in place of the old name. अगर हमको अपना नाम चेंज करना है तो मेरा जो रजिस्ट्रार है वो कंपनी का रजिस्टर में मेरा ओल्ड नेम हटा के न्यू नेम लिख देगा और मेरे को एक फ्रेश सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा न्यू नाम का। द चेंज इन द नेम शैल बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव ओनली ऑन द इश्यू ऑफ सच सर्टिफिकेट। ये नाम मेरा कब वैलिड माना जाएगा? जब मेरे को सर्टिफिकेट प्रॉपरली मिल जाएगा। अगर नाम चेंज हो गया है और सर्टिफिकेट नहीं आया है तब उसको वैलिड नहीं मानेंगे। ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम बाय चेंज ऑफ नेम, इसके ऊपर पॉइंट्स में इसको लिखना है। The change of name shall not be allowed to a company that has not filed annual returns or financial statements due for filing with the registrar or which has failed to pay or repay matured deposits or debentures or interest. However, the change of name shall be allowed upon filing necessary documents or payment or repayment of matured deposits or debenture or interest. तो इसमें हम लोग सिर्फ कहाँ तक लिखेंगे? इंटरेस्ट तक ही लिखेंगे। इसका प्रिंट आउट निकाल चुके रहोगे तो यहाँ से काट देना, ये सिर्फ इंटरेस्ट तक लिखना है, आगे का पॉइंट्स नहीं लिखना है। तो अगर हमको नाम चेंज करने का अलाउ कब नहीं होगा? जब हम अगर अपना एनुअल रिटर्न नहीं भरे हैं, मतलब जो रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है वो फाइल्ड रहना चाहिए, सारा फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर बना हुआ रहना चाहिए और रजिस्ट्रार के पास सबमिटेड रहना चाहिए। ऐसा कोई भी मेरा पेमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे अगर हम कंपनी है तो हम पब्लिक से सोचो पैसा उठाए होंगे या डिबेंचर इशू किए होंगे, तो हमको पब्लिक को तो जब तक ओल्ड नाम है उस नाम का सारा पे ऑफ तो करना होगा, वो सब क्लियर रखना होगा, और कोई इंटरेस्ट है तो वो भी दे देना होगा। तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट तक लिखेंगे, ये वाला जहाँ कर्सर है वहां के इंटरेस्ट तक, देयर ऑन के पहले तक, बस इतना काट दो। उसके बाद है एन एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर इंक 24। अगर नाम चेंज करना है तो मेरे को इंक 24 फाइल करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद द फी फॉर चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी, एक फीस भरना पड़ेगा, तो मेरे को एक न्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर रहेगा इंक 25। शैल बी इशूड टू द कंपनी कॉन्सिक्वेंट अपॉन चेंज ऑफ नेम। जब नाम चेंज होगा तो मेरे पास इंक 25 नाम का एक फॉर्म रहेगा। इफेक्ट ऑफ नाम चेंज करने से क्या होता है? द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट और ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी और रेंडर डिफेक्टिव एनी लीगल प्रोसीडिंग्स और बाय अगेंस्ट इट। नाम चेंज कर देने से कंपनी का कोई राइट्स और ऑब्लिगेशन चेंज नहीं होता है। सोचो ग्रोफर्स के ऊपर पहले से कोई केस चल रहा होगा, अब वो अपना सिर्फ नाम चेंज किया है और ब्लिंकिट कर लिया है, तो क्या केस सारा अब बोलेंगे ब्लिंकिट के नाम पे तो कोई केस नहीं था ना, जो केस था ग्रोफर्स के नाम पे था। ऐसे नहीं बोल सकते, जो केस ग्रोफर्स के नाम पे था अब वही सारा केस ब्लिंकिट के नाम पे भी रहेगा, तो ऑब्लिगेशन खत्म नहीं हो जाता है, लीगल प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो जाएगा। एंड एनी लीगल प्रोसीडिंग्स विच माइट हैव बीन कंटिन्यूड और कमेंस्ड बाय or against the company in its former name may be continued by or against the company in its new name। जो भी ओल्ड नाम पे चल रहा था वो सब अब न्यू नाम पे भी चलेगा, उससे ओल्ड नाम का कोई भी चीज खत्म नहीं हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग को जाना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हम लोग को अप्रूवल लगता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग को परमिशन नहीं लग रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन द स्टेट। देखो हम लोग पढ़े थे सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगता है, अप्रूवल लगता है,
स्टेट गवर्नमेंट का, तो स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग को अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब हम लोग को परमिशन देता है ना, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को खुद बता देता है। हम लोग को नहीं चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन द स्टेट, वो डायरेक्टली खुद भेज देता है स्टेट गवर्नमेंट को, इफ इट इज ऑफ द व्यू दैट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट विल बी अफेक्टेड बाय द ऑल्ट्रेशन। वो जान लेता है पहले कि क्या इस, जो हम लोग एक प्लेस से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, इससे अगर उस स्टेट को कोई प्रॉब्लम है, तो वो स्टेट ही सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा, हम लोग को बात करने की जरूरत नहीं है। Where the alteration is affected by changing the registered office from one state to another state, the loss of revenue in one state would be accompanied by an increase in revenue in the other. And in such a case, the interest of a particular state ought not to be considered, but it is the interest of the country as a whole which should be considered. देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, सोचो वेस्ट बंगाल में एक फैक्ट्री था। वो फैक्ट्री, अब तो जब वो फैक्ट्री यहाँ था, तो वो जो जीएसटी देता होगा वो स्टेट गवर्नमेंट लेता होगा। मतलब यहाँ टैक्स वो किसको देता होगा, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि वो यहाँ अर्न कर रहा है तो यहाँ टैक्स देगा। तो सारा बेनिफिट कहाँ हो रहा है, वेस्ट बंगाल को। अगर कल को हम सोचेंगे हमको और वेस्ट बंगाल में अपना बिजनेस नहीं करना, हम अपना शिफ्ट होना चाहेंगे कर्नाटका में, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हम अप्लाई किए। सेंट्रल गवर्नमेंट जब वेस्ट बंगाल से बात करेगा, वेस्ट बंगाल का स्टेट गवर्नमेंट से, कि आप प्लीज परमिशन दे दो उस फैक्ट्री को कर्नाटका जाने के लिए, तो कर्नाटका गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोलेगा कि टैक्स हमें मिलता था, सारा जीएसटी हमें मिलता था, अब वो मिलने लगेगा कर्नाटका को, तो हम अपना लॉस क्यों करें, हम नहीं जाने देंगे। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बात किसी एक स्टेट का नहीं है, ये बात पूरे कंट्री का है। तो अगर कर्नाटका में रह के वो फैक्ट्री और ग्रो हो सकता है और बड़ा हो सकता है, और वेस्ट बंगाल में रहकर वो और ग्रो नहीं हो रहा है, तो इसमें इसमें पूरे कंट्री का नुकसान है। तो इस तरीके के चीज में ये रीजन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकता कि हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ये नहीं बोल सकता। तो बेसिकली क्या एक स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है, बेसिकली नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी नहीं है। The decision to shift the registered office of a company to another state, being a domestic matter, rests with shareholder, and the company is the best judge of how to run its business more economically, efficiently, or conveniently, even though it would result in loss or of revenue to the state. देखो, एक रजिस्टर्ड ऑफिस का शिफ्ट होना एक डोमेस्टिक मैटर है। डोमेस्टिक मैटर है मतलब कंपनी का और उसके शेयर होल्डर का मैटर है। अगर कंपनी और उसके शेयर होल्डर को लगता है कि ये कंपनी ज्यादा अच्छा दूसरे स्टेट पे चलेगा, इकोनॉमिकली मतलब पैसा पैसा के हिसाब से, एफिशिएंटली और आराम से, कन्वीनियंटली मतलब आराम से, तो इसमें स्टेट ये नहीं बोल सकता है कि मेरे को रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि ये डिसीजन कंपनी का और उसके शेयर होल्डर का होना चाहिए। तो इस स्टेट और कोई रीजन दे सकता है, बट रेवेन्यू लॉस का रीजन नहीं दे सकता है। A company was allowed to shift its registered office from Bihar to West Bengal, in spite of the fact that the Bihar government had granted a lease of land for the company's factory on the condition that it would not shift its registered office. तो हाँ, अब अगर बिहार से वेस्ट बंगाल आना चाहता है, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, और अगर बिहार गवर्नमेंट ने एक लैंड दिया था लीज में उस फैक्ट्री को, तो ये कंडीशन हो सकता है कि वो शिफ्ट करने नहीं देगा। बोलेगा ये लैंड इसको लीज में हम दे के रखे हैं, तो 10 साल का लीज है, इसको 10 साल तो यहाँ बिजनेस करना ही होगा, हम इसको शिफ्ट करने नहीं दे सकते हैं, तो वो ये रीजन दे सकता है। It was held that interest-free loans, sales tax, electricity and other subsidies would have no bearing on the shifting. पर बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं है शिफ्टिंग से। इंटरेस्ट फ्री लोन दिए हो तुम, तो हम लोन तो वहां बिजनेस करके भी तुमको चुका देंगे। कोई सेल्स टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब नहीं बोल सकते, ये सब तुम कहीं भी रहकर कर सकते हैं। हाँ, अगर लैंड कोई लीज में दिया है तो वो रीजन वो दे सकता है, तब वो स्टेट गवर्नमेंट ये रीजन दे सकते हैं, और कोई रीजन नहीं। क्वेश्चन 6 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लाइबिलिटी क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक लाइबिलिटी क्लॉज भी है, टोटल 7 क्लॉज है,
ये एक और क्लॉज है जिसमें लाइबिलिटी क्लॉज है। द लाइबिलिटी क्लॉज स्टेट्स द नेचर ऑफ लाइबिलिटी दैट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इनकर, वेदर लाइबिलिटी शैल बी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी और अनलिमिटेड। ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि कितने टाइप का लाइबिलिटी होता है, कंपनी कितने टाइप का लाइबिलिटी रखता है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स था, मेरा लाइबिलिटी वहीं तक है जितने का मेरा पास शेयर है। अनलिमिटेड था, जिसमें मेरा कितना भी शेयर खरीदा हो उससे कोई मतलब नहीं है। कल को अगर कंपनी डूब रहा है तो मेरे को अपना घर का सामान बेचकर भी कंपनी का पैसा चुकाना पड़ेगा, शेयर होल्डर का पैसा चुकाना पड़ेगा, वो अनलिमिटेड है। और गारंटी है, जितने का हम गारंटी दिए हैं, हम बोले हम 5 लाख तक का बियर करेंगे तो 5 लाख तक का मेरे को बियर करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी क्लॉज क्या है? लाइबिलिटी क्लॉज में लिखना पड़ता है कि किस टाइप का लाइबिलिटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, बाय गारंटी है, अनलिमिटेड है, ये कंपनी का लाइबिलिटी कैसा रहता है। लाइबिलिटी मेंबर्स के बारे में लिखना होगा, मेंबर का लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज एज फॉलोज, कितना हो सकता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये सब लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन 7, द नेम ऑफ एवरी कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। क्या सारे कंपनी को लिमिटेड वर्ड से ही एंड होना पड़ता है? मतलब रिलायंस लिमिटेड, ऐसा लिमिटेड वर्ड से ही एंड करना पड़ेगा? कमेंट। द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये मेमोरेंडम में लिखा रहता है, अगर ये तो लिखा रहता है ना प्राइवेट है कि लिमिटेड है, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड लिखा है तो वो पब्लिक लिमिटेड है, ऐसा लिखना पड़ेगा। और द लास्ट वर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड in the case of private limited company. However, Section 8 companies are not required to state at the end of their name limited or private limited. पर अगर सेक्शन 8 वाला कंपनीज है, जो हम लोग लेसन 1 में पढ़े थे, सेक्शन 8 कंपनीज, कौन सा कंपनी है वहां पढ़ लेना, भूल गए हो तो सेक्शन 8 कंपनीज को लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो लिमिटेड ना तो प्राइवेट लिमिटेड, सिर्फ सेक्शन 8 को अलाउड है, वो कुछ ना लिखे तो भी चलेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, द नेम ऑफ द कंपनी नीड नॉट बी एंटर्ड विद द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। कोई गवर्नमेंट कंपनी को भी जरूरत नहीं है ये लिखने का। दिस इज एज पर द एग्जेम्पशन टू गवर्नमेंट कंपनीज अंडर सेक्शन 4। अच्छा, ये नहीं भी लिख रहे हैं तो चलेगा, सिर्फ लिमिटेड तक लिखकर छोड़ दो, ये 4 लाइन काट दो, याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा और हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लिमिटेड लिखना पड़ेगा। सिर्फ 2 लोगों को अलाउड है, वो लोग कुछ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सेक्शन 8 कंपनीज और कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज, ये लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आगे, द नेम ऑफ एवरी कंपनी, अच्छा नहीं ये नहीं, कैन एम्प्लॉयज हैव द राइट टू ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सोचो कि हम लोग वेस्ट बंगाल के हैं तो जनरली सब अपना स्टेट में है तो वेस्ट बंगाल के एम्प्लॉयज ही ज्यादा होंगे। अब ये कंपनी अगर शिफ्ट हो जाएगा जाकर बैंगलोर में, कर्नाटका में, तो यहाँ के सारे एम्प्लॉयज को तो वहां जाना पड़ेगा। और अभी तक जो लोग यहाँ काम कर रहे थे वो लोग इसलिए अपने सिटी में थे कि अपने फैमिली के पास रह सके, उनका कोई रीजन होगा, कोई स्टूडेंट होगा, कहीं पढ़ रहा होगा। अब अगर अचानक से कंपनी कर्नाटका में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या कुछ एम्प्लॉयज को तो फर्क पड़ेगा, कुछ एम्प्लॉयज तो चले जाएंगे बैंगलोर, कुछ को फर्क पड़ेगा। तो क्या इसके ऊपर क्या है, एम्प्लॉयज का कोई राइट है इसे रोकने का? तो इसके लिए केस लॉ भी बताना पड़ेगा। तो इट वॉज हेल्ड दैट एम्प्लॉयज यूनियन, सब एम्प्लॉयज का एक यूनियन होता है, एक रूल होता है, विच वॉज अ रजिस्टर्ड बॉडी, और वो एक रजिस्टर्ड बॉडी होता है, would have the legal standing to appeal before the court and oppose the application on the ground that their interest would be likely to be prejudicially affected if the resolution for shifting the registered office of the company from one state to another is confirmed by the court। मतलब उन लोगों का ये लीगल राइट है कि वो लोग ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं कोर्ट में कि शिफ्ट नहीं हो सकता। मतलब एम्प्लॉयज का क्या राइट है? हाँ राइट है, वो लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं कोर्ट में कि वो नहीं शिफ्ट होने दे सकते हैं। However, the employees union cannot oppose on the ground that there would be a loss of revenue or unemployment in the state, or that the meaning
meeting at which the special resolution was passed was not valid. अगेन एम्प्लॉयज यूनियन ये रीजन नहीं दे सकते कि इससे स्टेट को दिक्कत, मतलब स्टेट को खराब होगा, स्टेट का रेवेन्यू लॉस होगा, या देखो हमारे स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ये सब रीजन नहीं दे सकते हैं। मतलब इसको छोड़कर कुछ और रीजन है तो दे सकते हैं। स्टेट लॉस या स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट ये सब रीजन देकर स्पेशल रेजोल्यूशन को नहीं रोका जा सकता है। A different dimension to the employee's right can be seen in the case of Quality Ice Cream India P Limited। देखो Quality Ice Cream एक प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसके बगल में पूरा नाम P Limited लिखा है, P मतलब प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके लिए जो केस देने बोला है वो हम लोग क्वालिटी आइसक्रीम का देंगे। In that case, the company's petition for carrying its registered office from West Bengal to Delhi was opposed by 2 employees of the head office on the ground that their action against the company would be prejudiced। एक्चुअली हुआ क्या था, क्वालिटी वॉल्स जो था ये वेस्ट बंगाल का कंपनी था, पहले ये रजिस्टर्ड ऑफिस वेस्ट बंगाल में था, बाद में ये लोगों ने अपने कंपनी को दिल्ली में शिफ्ट किया, रजिस्टर्ड ऑफिस को दिल्ली में शिफ्ट किया। तो हेड ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस में ही हेड ऑफ मतलब एचओ के लोग होते हैं, तो एचओ से हेड ऑफिस से दो लोगों ने, दो एम्प्लॉयज ने इसके अगेंस्ट अपोज किया कि वेस्ट बंगाल से दिल्ली में इसको नहीं शिफ्ट कर सकते। और रीजन क्या दिया, द कंपनी वुड बी प्रेजुडाइज। द सीएलबी सेड, कंपनी लॉ बोर्ड, सीएलबी का मतलब होता है कंपनी लॉ बोर्ड, said that the facility for litigation is not a valid ground to stall shifting। हाँ, तो बेसिकली देखो प्रेजुडाइज्ड का मतलब क्या होता है, प्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है अनफेयर होना, किसी के साथ फेयर बिहेव नहीं करना, जस्टिस नहीं होना। तो उन लोगों ने रीजन दिया कि कंपनी अनफेयर कर रहा है, ये अचानक से शिफ्ट करके अनफेयर कर रहा है। ये रीजन सीएलबी मतलब कंपनी लॉ बोर्ड इस बात को वैलिड नहीं मानता है कि सिर्फ ये बोलना कि प्रेजुडाइज्ड है मींस अनफेयर है। कुछ चीज करने के लिए जब किसी चीज, जब हम लोग कोई रीजन नहीं दे पाते हैं और बोलते हैं ये बस हमारे साथ गलत हो रहा है, जब हम सिर्फ ये लाइन बोलते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इस बात को कंपनी लॉ बोर्ड वैलिड नहीं मानता है और ये इंस्टॉल नहीं स्टॉप होगा। तो द सीएलबी सेड दैट द फैसिलिटी फॉर लिटिगेशन इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड टू स्टॉप शिफ्टिंग। ये कोई वैलिड बात नहीं है शिफ्टिंग रोकने के लिए। तो क्वालिटी आइसक्रीम का हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल देंगे क्योंकि ये केस लॉ डालने बोला। नाउ देयर वॉज नो रिस्ट्रेंट ऑर्डर फ्रॉम एनी कोर्ट अगेंस्ट द प्रपोज शिफ्टिंग। तो कोर्ट की तरफ से कुछ भी मतलब शिफ्टिंग को रोकने का कोई ऑर्डर नहीं आया। द सीएलबी अलाउड शिफ्टिंग subject to the condition that the interest of none of the employees at the registered office would be prejudiced by retrenchment or otherwise। सीएलबी ने अलाउ कर दिया कि आप लोग चले जाओ, शिफ्टिंग को नहीं रोका, पर हाँ एक कंडीशन रखा कि ध्यान रखना रजिस्टर्ड ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय को किसी भी तरीके से अनफेयर ना लगे। अगर रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जब कोई किसी चीज को छोड़कर जाता है, रिट्रेंच करना मतलब बता रहे, जब कहीं पर भी एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सोचो हम लोग को कोलकाता में लग रहा था, पहले कोलकाता के रजिस्टर्ड ऑफिस में लग रहा था कि 10 लोगों का जरूरत है, बट जब हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए तब हम लोग को लग रहा है 8 लोगों से भी काम हो जाएगा, फालतू में 10 एम्प्लॉय रखे हैं। तो ये ना करें हम कि 2 को हम टर्मिनेट कर दिए हैं क्योंकि बहुत सरप्लस एम्प्लॉयज हो गए, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हो गए हैं, तो 2 को निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करें, ये अनफेयर होगा। तो बेसिकली वहां पे अनफेयर ना हो, तुरंत में रिट्रेंचमेंट ना करें। अगर रिट्रेंचमेंट कर भी रहे, निकाल भी रहे हैं, तो फिर कुछ रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन दे, मतलब अनफेयर साउंड ना करे वो। तो अगर पूछे एम्प्लॉयज का कोई राइट है, हाँ है, कोई वैलिड रीजन देकर कुछ वैलिड बोल सकता है एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से, एक या दो एम्प्लॉय नहीं, मेजोरिटी को वो खराब लगना चाहिए, पूरा एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से एक वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर वैलिड रीजन नहीं होगा तो फिर उसका शिफ्टिंग को एम्प्लॉयज नहीं रोक सकता। और स्टेट रेवेन्यू, स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब पॉइंट नहीं बोला जा सकता। नेक्स्ट एक केस स्टडी है हम लोगों का, जैसा केस स्टडी क्वेश्चन आता भी है। आभा लिमिटेड was incorporated on 15th March 2012. A company with identical names and similar objects was incorporated on 5th August 2013। आभा लिमिटेड बना था, इनकॉर्पोरेट होना मतलब रजिस्टर्ड होना 2012 में,
और एक और कंपनी ऐसा ही नाम से ऐसा ही ऑब्जेक्ट के साथ रजिस्टर हो गया 2013 में। On account of similarity of name, Abha Limited, that is the company which was previously registered, filed a petition on 15th April 2014 with the central government seeking issue of direction for a change of name by the latter company so that its business interest is protected. समझ में तो आ ही रहा होगा कि आभा लिमिटेड फिर ऑब्जेक्शन किया 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि ऐसा ही सिमिलर नाम को ऐसे है तो वो नहीं हो सकता। उसका बिजनेस जैसे सिमिलर नाम से हम लोग सोचते हैं कि वही कंपनी किया होगा, ऐसा सिमिलर दिखने वाले से प्रॉब्लम था उसको। तो 16 अगस्त 2014 में द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट एन ऑर्डर टू द लेटर कंपनी मतलब जो 2013 में बना था, टू चेंज इट्स नेम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटर भेज दिया लेटर कंपनी को, मतलब बाद वाले कंपनी को, कि अपना नाम चेंज करो। एग्जामिन द अफोरसेड केस एंड द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस हद तक ये काम सही किया, मतलब क्या ऐसा हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा भेज सकता है? तो देखो, पहले फैक्ट बताएंगे, कोई भी केस का पहले फैक्ट बताएंगे। फैक्ट मतलब बात क्या हुआ, तो पूरा लिखा हुआ है, पहले वही फैक्ट को लिखेंगे। फैक्ट लिखने के बाद नीचे प्रोविजन बताएंगे होता क्या है। केस स्टडी में पहले फैक्ट बताएंगे, प्रॉब्लम को पहले बताएंगे। तो प्रॉब्लम तो पूरा क्वेश्चन में ही था, कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद रूल बताएंगे, प्रोविजन मतलब रूल। रूल क्या बताया गया था? रूल था कि अ नेम हैज बीन, यहां से लिखेंगे इन अ नेम, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे अ नेम से बाकी का काट दो। अ नेम हैज बीन रजिस्टर्ड विद which is identical to or too nearly resemble the name of an existing company, the central government may direct the company to change its name. रूल क्या है कि अगर कभी भी कोई भी आइडेंटिकल नाम, मतलब मिलता जुलता नाम या उसके करीब का कोई नाम अगर कोई रख लेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकता है कि आप अपना नाम चेंज करो। The company shall change its name within a period of 3 months from the issue of the above direction after passing an ordinary resolution. वो कंपनी को भी तो अपना नाम चेंज करना है, तो वो कंपनी अपना रेजोल्यूशन पास करेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और नाम चेंज करेगा। नोटिस आने के 3 महीने, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर भेजा है उसके 3 महीने के अंदर उसको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। ये हम बताए हैं प्रोविजन मतलब रूल। तो इस केस में कंक्लूजन क्या आएगा? Thus, Abha Limited, the first registered company, can make an application to central government. वो दे सकता था application to direct the second company to change its name. The second company shall it change its name within a period of 3 months from the issue of above direction by passing an ordinary resolution. तो आभा लिमिटेड ने सही किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सही किया, ऐसे केस स्टडी आएगा। तो 10th क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड हैज ऑल्टर्ड इट्स नेम फ्रॉम बीसीडी। एबीसी पहले उसका नाम था, वो उसको चेंज करके कर लिया है बीसीडी। ओ, एबीसी हैज ऑल्टर्ड इट्स नेम फ्रॉम बीसीडी टू एबीसी। अच्छा, पहले उसका नाम बीसीडी था, अभी वो चेंज करके अपना नाम कर लिया है एबीसी। However, the fact of alteration of the name of the company was not brought to the notice of NCLT. ये जो नाम चेंज हुआ है, ये वो लोग उस कहीं पर भी, मतलब अगर हम नाम चेंज करते हैं तो हमको कहीं पर भी बताना पड़ेगा कि हम अपना नाम चेंज कर रहे हैं, बट वो लोग क्या किया, नहीं बताया। एनसीएलटी क्या है, फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो एनसीएलटी में उसको बताना चाहिए था, प्लीज एडवाइज द कंपनी एबीसी लिमिटेड whether it has a right to execute a decree in its new name after the change of name. डिक्री का मतलब क्या होता है? जो देखो, ऑर्डर में और डिक्री में क्या डिफरेंस है? ऑर्डर, ऑर्डर कंपनी हमको दे, सोचो कोर्ट है, कोर्ट हमको ऑर्डर दिया है कि हमको ऐसा करना चाहिए, करना पड़ेगा। डिक्री होता है जब वही अल्टीमेट ऑर्डर आ जाता है रिटर्न में, जब हमारे घर में नोटिस ही आ जाता है। डिक्री का मतलब रिटर्न ऑर्डर, अल्टीमेट ऑर्डर, मतलब वो अब चेंज नहीं हो सकता, उसे डिक्री कहते हैं। तो क्या ये वेदर इट हैज अ राइट टू एग्जीक्यूट अ डिक्री इन इट्स न्यू नेम आफ्टर द चेंज ऑफ नेम, क्या उसे ये न्यू नेम जो वो किया, इसको क्या उसको बताना चाहिए था? तो आंसर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन नेम ऑफ द कंपनी। इफेक्ट क्या होता है?
अभी हम लोग पढ़े थे, कंपनी का नाम चेंज होने से कोई भी राइट या कोई भी ऑब्लिगेशन में चेंजेस नहीं आता है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में चेंजेस नहीं आता है। जो भी चीज पुराने नाम पे था, मेरा कोई भी अगर केस चल रहा था, ऑब्लिगेशन था या कुछ भी था पुराने नाम पे, वही चीज हमारा न्यू नाम के नाम पे आ जाता है। तो बेसिकली कोई फर्क अब इसमें क्या है, यही प्रोविजन है। तो हम पैराग्राफ चेंज करके यही कंक्लूजन लिख देंगे कि एबीसी ने नहीं बताया तो उसने कोई गलती भी नहीं किया है, अगर नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि नाम चेंज होने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एनसीएलटी को नहीं बताया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे एक और क्वेश्चन है, कैन अ लिस्टेड कंपनी चेंज इट्स नेम एज एंड व्हेन नेसेसरी। एक लिस्टेड कंपनी अपना, लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्टेड होता है वो अपना नाम चेंज कर सकता है। चेंज इन नेम ऑफ द लिस्टेड कंपनी के बारे में बोल रहे, द लिस्टेड कंपनी एंटिटी शैल बी अलाउड टू चेंज इट्स नेम। अपना नाम तो कोई भी चेंज कर सकता है, वो लिस्टेड हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, जो भी हो, एक कंपनी तो अपना नाम चेंज कर ही सकता है। पर कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अ टाइम पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 year हैज elapsed फ्रॉम द लास्ट नेम चेंज। सोचो हम आज नाम चेंज किए हैं तो कम से कम हमको 1 साल रुकना होगा। एज एंड वेन नेसेसरी मतलब क्वेश्चन पूछा चेंज इट्स नेम एज एंड वेन नेसेसरी, जब ठीक लगे तब वो अपना नाम चेंज कर सकता है। हाँ, एक कंपनी अपना 10 बार नाम चेंज कर सकता है, कोई मनाही नहीं है, पर एक बार नाम चेंज करने के बाद 1 साल कम से कम रुकना हो। दूसरा कंडीशन, at least 50% of the total revenue in the preceding 1 year period has been accounted for by the new activity suggested by the new name। इसका मतलब क्या है? जो टोटल रेवेन्यू मेरा आया है, सोचो मेरा 2021 का टोटल रेवेन्यू था 50 लाख, तो उसका 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू मतलब 25 लाख मेरा, हमको बताना होगा ये न्यू नाम चेंज करने से आया है। मतलब नाम चेंज क्यों करते हैं, कुछ फायदा हो रहा होगा तभी तो तुम न्यू नाम रखे हो, बिना मतलब तो हम नाम चेंज नहीं कर रहे होंगे। तो कम से कम इस साल अगर मेरा टोटल रेवेन्यू 50 लाख था, तो नेक्स्ट ईयर मेरे को बताना होगा कि कम से कम 25 लाख रुपया मेरा आया है नाम चेंज करने की वजह से। ये मेरे को डिफाइन करना होगा, बताना होगा। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू activity or project is at least 50% of the asset of the listed entity. However, if any listed entity has changed its activities that are not affected in its name, it shall change। अच्छा, ये वाला पॉइंट मत लिखो, सी नंबर काट दो, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बेसिकली सिर्फ 2 पॉइंट ही इसमें याद रखो, क्योंकि बाकी सी बहुत डिफिकल्ट है, याद नहीं रहेगा। 2 पॉइंट ही याद रखो। नेक्स्ट है, अ लिस्टेड एंटिटी शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज इट्स नेम मोर देन वंस। अब बोल रहे लिस्टेड कंपनी को एक ही बार अलाउड है चेंज करना, उससे ज्यादा नहीं। सेम आंसर होगा, वो 10 बार चेंज कर सकता है, बस 1 साल का गैप रखो। तो इसमें भी सेम आंसर है, कोई अलग आंसर नहीं है। क्या एक बार चेंज कर सकता है? हाँ। 10 बार चेंज कर सकता है? हाँ, पर 1 साल का गैप रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 6 powers विच आर प्रूडेंट टू बी इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में हम बताए थे पावर लिखा हुआ रहता है कंपनी का, कि क्या पावर, 6 पावर बताओ जो उस कंपनी के पास है, ऑफ अ कंपनी। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज शुड इंडिकेट ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर। ऑब्जेक्ट क्लॉज में हम लोग क्या लिखते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट हुआ है, रजिस्टर क्यों हुआ है, ये लिखा रहता है। अ कंपनी कैन अंडरटेक ओनली दोज ऑब्जेक्ट विच आर स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो सब लिखने बोला गया है वही सब ऑब्जेक्ट सिर्फ कंपनी को लिखना है। एक्ट्स बियॉन्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज आर वॉइड। ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बात नहीं लिखा गया है वो सब नहीं लिखना है, जितना ऑब्जेक्ट क्लॉज में बोला गया है लिखने के लिए सिर्फ हम लोग उतना लिखेंगे। Any act not specified in object clause is ultra virus the company and is void। जो बात ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं बोला गया है लिखने के लिए वो भी अगर हम लिख लेते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस है, वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो कुछ इंसिडेंटल पावर है। इंसिडेंटल पावर्स क्या है? एज अ जनरल प्रिंसिपल, a company has power to do all that is necessary, all द जॉब, ऑल जे का तो हमको नहीं पता, बट कम ऐसे फुल मतलब
एज अ सेंटेंस हम रीड कर रहे हैं, अ कंपनी हैज ऑल द पावर टू डू दैट इज नेसेसरी टू अटेन द मेन ऑब्जेक्ट। जितना मेन ऑब्जेक्ट है वो रहता है इंसिडेंटल पावर,